जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन, आज आप सबके लिए बिहार जो टीचर एग्जाम होने वाला है 3.0, उसके लिए हम आज पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे और ये सभी क्वेश्चन जो है घटना चक्र से करवा रहे हैं। ठीक है, ये सभी जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस घटना चक्र की बुक से करवा रहे हैं और ये घटना चक्र बीपीएससी का पूर्वावलोकन है। ठीक है, इसमें जीएस के सारे क्वेश्चन हम सबसे पहले स्टार्ट किए हैं पॉलिटी से, इसके बाद हम लोग करेंगे जियोग्राफी के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस क्लास में हमने 3 क्लास कंप्लीट कर ली है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, 151 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है? केरल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार। इसमें जो है बताना है कौन कौन से राज्यों में विधान परिषद है। केरल में नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है, हिमाचल प्रदेश में भी नहीं, ओनली बिहार में है। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल बिहार, 4 नंबर हो जाएगा बिहार। ठीक है, ये आपके 40वीं बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, अनुच्छेद 168 एक के अनुसार या एक का के अनुसार वर्तमान में बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में मतलब विधान परिषद स्थित है। टोटल कितने राज्य हैं? टोटल 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 178 या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये बताना है भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है। ये जो अनुच्छेद 170 जो है राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है। आपको 40वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। और अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना, अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण दिया हुआ है और अनुच्छेद 178 में दिया है विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ये तीनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला क्वेश्चन 153 नंबर है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उपाध्यक्ष को या भारत के राष्ट्रपति को। यदि राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष जो है, जो स्पीकर होता है, वो अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो उपाध्यक्ष को देगा। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। संविधान के अनुसार जो है 179 आर्टिकल 179 के अनुसार विधानसभा अपना अध्यक्ष पद, विधानसभा जो है अध्यक्ष अपना पद जो है विधानसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करके त्याग पत्र दे सकेगा। अगला प्रश्न, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? कलकत्ता उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, बंबई उच्च न्यायालय या पंजाब उच्च न्यायालय। ये जो है एक ही बार 3 तलाक कहने से जो तलाक हो जाता था वो गैर कानूनी बताया है। कौन से? इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो है यह गैर कानूनी करार दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1994 के मामले में यह निर्णय दिया कि यदि विधि के उपबंधों को विफल करने के उद्देश्य से 3 बार तलाक कहकर तलाक दिया जाता है तो ऐसा तलाक गैर कानूनी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश वो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? इलाहाबाद, दिल्ली, गुवाहाटी और मुंबई। बताना है कि कौन उच्च न्यायालय में से कौन से एक से अधिक राज्य, मतलब ऐसे है ना कि अभी वर्तमान में तो आपके 25 हाई कोर्ट है। ठीक है, वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, जिनमें से ये पूछ रहे कौन से एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है, तो ये आपका गुवाहाटी भी है और मुंबई भी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा CND हो जाएगा, गुवाहाटी और मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 156, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है। ठीक, किस प्रकार का है? परमादेश याचिका, स्वत्वाधिकार मुकदमा, क्षतिपूर्ति का दावा या न्यायिक पुनरीक्षण याचिका। जो बाबरी मस्जिद बना और राम जन्मभूमि का विवाद है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में टाइटल स्वीट अर्थात स्वत्वाधिकार, जो स्वत्व अधिकार होता है उसका मुकदमा है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाबरी मस्जिद बनाम रामभूमि का विवाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष स्वातित्व अधिकार का मुकदमे के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें 2 समुदायों ने बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि की जमीन व संपत्ति पर अपने अपने दावे पेश किए हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? भारतीय निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 352 या अनुच्छेद 325? अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत राज्य विधानमंडल तो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दो पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन नामावली तैयार कराने, इन निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 148 में आपको सीएजी कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के लिए यहाँ पे प्रावधान किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों के संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता है? ठीक है। 13, 32, 245 या 326 बताना है कौन सा अनुच्छेद जो है इसमें प्रावधान करता है। तो ये जो है आपका अनुच्छेद 13, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ व राज्य तो कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनती या न्यून करती हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया है तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी, अर्थात जहां जब मतलब जिस हद तक वो उल्लंघन कर रहा है वहां तक वो शून्य माना जाएगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार, अनुच्छेद 245 केंद्र और राज्य के मध्य संवैधानिक शक्तियों का विस्तार, अनुच्छेद 326 लोकसभा एवं विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। ये जो है प्रमुख आर्टिकल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 159। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा। इसमें बताने कौन सा जो है समवर्ती सूची में है? तो शिक्षा। शिक्षा एक ऐसा विषय है जिस पर जो है ये जो है दोनों लोग कानून बना सकते हैं, स्टेट और सेंट्रल, इस पर दोनों कानून बना सकते हैं, इसलिए शिक्षा समवर्ती सूची की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के लिए निश्चित कर दिया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थे, किंतु संघ और राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 57 में इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 268 या अनुच्छेद 263? आप सभी को पता है अनुच्छेद 280 के तहत, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। केंद्र और राज्यों के मध्य कर राजस्व, टैक्स रेवेन्यू के वितरण पर जो है सिफारिश देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का जो अगर पूछते हैं वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं तो वित्त मंत्री होते हैं, याद रखेंगे। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है राज्यों के वित्त से, राज्य एवं केंद्र के वित्त से, केंद्र एवं शासित सरकारों के वित्त में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है भारत में जो संघीय वित्त आयोग है ये आपका स्टेट एंड सेंट्रल दोनों के वित्त से संबंधित होता है। स्टेट एंड फाइनेंस मतलब जो केंद्र है और स्टेट है दोनों के वित्त से संबंधित भारत में संघीय वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 10 मार्च 1950, 15 मार्च 1950, 16 मार्च 1951 या 20 मार्च 1950? ये हुई थी आपकी 15 मार्च 1950 ईस्वी को। वित्त आयोग के विपरीत योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था है, याद रखेंगे। जो योजना आयोग है जिसका वर्तमान में नाम बदल दिया गया है, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। इसका मुख्य कार्य केंद्र की पंचवर्षीय योजनाओं तथा राज्यों की वार्षिक योजनाओं के संबंध में सलाह देना था। 1 जनवरी 2015 से इसके स्थान पर नीति आयोग, याद रखेंगे, नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163। उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। तो ऐसी सरकार है आपके तेलुगु देशम पार्टी, समता पार्टी, जनता पार्टी या इनमें से कोई नहीं।
ये आपका 43वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया था। ये जो है तेलुगु देशम पार्टी जो है इसका सदस्य है, ठीक है। ये आपका लोकसभा का स्पीकर भी चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 164 नंबर है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? संसद, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग या सर्वोच्च न्यायालय? तो राष्ट्रीय क्षेत्रीय जो दल है इसका दर्जा देने का कार्य होता है चुनाव आयोग का। इलेक्शन कमीशन ही इसको निर्धारित करता है। इसके लिए वह कुछ मानदंड भी घोषित करता है जो आपको कल बताए थे, कल की क्लास में इस क्वेश्चन के बारे में बताया था। 165 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। इसे बताना है कि कौन से कथन सही होंगे, ये बताना था, ठीक है। तो इसमें जो है दिया हुआ है आपको जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है, ये एकदम सही लिखा हुआ है, ठीक है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग के द्वारा करता है, अभी जस्ट बताया, एकदम सही है। जो राजनीतिक दल होते हैं उनका पंजीकरण कौन करता है? निर्वाचन आयोग ही करता है। फिर आपका तीसरा है राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह दल है जिसे 4 या अधिक राज्यों से मान्यता प्राप्त हो, ये भी सही है। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे, ये भी सही है। इसके सभी ऑप्शन सही है, इनमें से पूछ रहे कौन सा सही है। इसका 1 2 3 4 डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 44वें यूपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न है आपको क्वेश्चन नंबर 166, निम्न में से किस वर्ष सरकार या आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्कृति का अधिकार दिया गया था, इसने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? 1983, 1984, 1985 या 1987? उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 1987, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये आपका 64th बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया प्रश्न है। सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित किया गया था, इसने 27 अक्टूबर 1987 को आधिकारिक तौर पर अपना प्रतिवेदन जमा किया था। गौरतलब है कि यह वर्ष 1983 में केंद्र सरकार के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर सरकारिया की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधी सुधारों को दशा में 247 सिफारिशें प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हमेशा से फंसा देता है, मतलब इसमें आप करेंगे और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अभी ये हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश, चुनाव आयोग। हम यहाँ पे ना पंचायत के चुनाव कराने हैं, तो चुनाव लिखा है तो सब लोग कर देते हैं इलेक्शन कमीशन, यही यहाँ पे गलती हो जाती है। आप याद रखेंगे ये जो पंचायतों के चुनाव कराने का निर्णय होता है ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होता है, ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट करवाती है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 168, पंचायती राज विषय है समवर्ती सूची पर, केंद्र सूची पर, राज्य की सूची पर या शेषाधिकारों की सूची पर? पंचायती राज जो एक विषय है ये आपका राज्य की सूची पर एक विषय है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? पंचायती राज जो संस्थाएं हैं इनको किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? 29 कार्यों की सूची, ये अनुच्छेद 243H, अनुच्छेद 243E, अनुच्छेद 243F या अनुच्छेद 243G। आप सभी को याद रखना है 29, इसमें जो है पंचायती राज जो संस्थाएं हैं ये आपका अनुसूची 11 में स्थित है, याद रखेंगे। जो आपकी शेड्यूल है अनुसूची 11 में ये जो है प्रावधान है इनका 29 विषय दिया हुआ है इसमें, ठीक है। और ये जो है आर्टिकल आपका 243 जी में वर्णित है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 243 जी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 170 नंबर, ठीक। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, ये बताना है। क्या इसमें जो है संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, ठीक है। पुस्तकालय, ईंधन और चारा, ठीक है, ग्रामीण खेल और तकनीकी प्रशिक्षण। उपयुक्त में से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। यह आपका 67वें बीपीएससी प्री 2022 में भी हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है।
कि क्या इसमें 11वीं अनुसूची में जो है शामिल नहीं है। इसमें जो है पुस्तकालय शामिल है, ईंधन और चारा भी शामिल है, तकनीकी प्रशिक्षण भी शामिल है। ठीक है, इसमें जो है ग्रामीण खेल शामिल नहीं है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत का उल्लेख है, जिसमें कुल 29 विषय हैं। पुस्तकालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण आश्वासन, लघु वन उपज, मत्स्य उद्योग इत्यादि जो है विषय इससे शामिल है, लेकिन ग्रामीण खेल का उल्लेख नहीं है। ठीक, 171 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? आप पंचायत, जाति पंचायत, ग्राम पंचायत या जन पंचायत? जो पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था आपका ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायतों का जो व्यवस्था इसमें निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 172, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों का गठन करने या संगठित करने का निर्देश देता है? ठीक है, ये जो है कौन सा हो जाएगा इसमें? आप सभी को पता है जो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित दिया हुआ है, ये नीति निर्देशक तत्व में दिया हुआ है आपके संविधान के डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। डीपीएसपी में जो है इसका उल्लेख किया गया है। इसमें जो है ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित उच्छेद अनुच्छेद 32 ये नहीं है, अनुच्छेद 40 ये है। अनुच्छेद 40 ही जो है में दिया हुआ है कि इसमें जो है ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब यहाँ पे देख सकते हैं और भी दिए हुए, जैसे अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 इससे संबंधित नहीं है, अनुच्छेद 51 इससे संबंधित। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? ये जो है आपके आयरलैंड से लिए गए हैं, याद रखेंगे। ये आपके आयरलैंड के संविधान से इनको लिया गया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 173, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 50? वी जस्ट बताया आपको पंचायत के गठन के लिए कौन सा अनुच्छेद जो है सरकारों को निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 174, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, या इनमें से सभी सही है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की जो विशेषता है, पहला है इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं, एकदम सही है। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना होता है, ये भी सही है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, ये भी एकदम सही है। इसके सभी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये 38 बीपीएससी प्री एग्जाम का क्वेश्चन था। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। त्रिस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत आते तो हैं। अच्छा, त्रिस्तरीय प्रणाली आप किसने दिया था? कल की क्लास में हमने पढ़ाया था, अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका क्वेश्चन आपने को मिल जाएगा। अगर आपको इसका क्वेश्चन मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ये कमेंट कीजिएगा। त्रिस्तरीय प्रणाली जो है किसने दिया था, ये आपको बताना है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद। त्रिस्तरीय प्रणाली जो ये क्वेश्चन होगा, जो भी पूछा है कि त्रिस्तरीय प्रणाली के किसने दिया है, तो अगर जिसका भी क्वेश्चन होगा सही, उसका क्वेश्चन हम पिन कर देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में उसका क्वेश्चन पिन किया जाएगा। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन कौन से आते हैं? तो इसमें ग्राम पंचायत आता है, फिर आता है आपके क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद। इसमें 3 आते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद्व को बढ़ाना। ये तो होगा ही नहीं, अब प्रतिद्वंद्व क्यों बढ़ाया जाएगा? चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, ऐसा भी कोई इसका निर्देश नहीं है। ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, एकदम सही। मतलब ये जो आपकी पंचायती राज व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, इनमें जो इनका वास्तविक कार्य ही है कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाए, ताकि एक ही व्यक्ति की भागीदारी ना हो, समान भागीदारी हो सके, इस वजह से। और इसका जो प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण।
पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण है, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी नीतियां बना सकें और लागू कर सकें। इसका यही उद्देश्य, मतलब मेन उद्देश्य है कि सब लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियां बनाएं और उन्हें लागू करें। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 177। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। स्थानीय जनता की, केंद्रीय सरकार की, नौकरशाही की या राजनेताओं की? तो जो पंचायती राज को पूरा सहयोग करने की जरूरत पड़ती है वो है आपको स्थानीय जनता। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। पंचायती राज को सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए स्थानीय जनता के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता होती है। बिना जन भागीदारी के पंचायती राज का स्वप्न साकार नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 178। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास या ये सभी? तो ये जो है भारत में पंचायती राज जो प्रतिनिधित्व करता है ये है आपको डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये सभी हैं। शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी करता है पंचायती राज प्रतिनिधित्व, जो है लोगों की हिस्सेदारी को बढ़ाता है और सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 179। पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन। इसमें बताना है पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। ये भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है इसको संगठित किया गया है। 73वां संविधान संशोधन जो आपका 1992 में हुआ था। 1992 में हुआ था। पंचायती राज की स्थापना की जो प्रेरणा है संविधान के अनुच्छेद 40 ने दी है। अनुच्छेद जो 40 है इसी के द्वारा जो है इसकी प्रेरणा मिली और बाद में जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जो है इसमें स्वशासन की इकाई के रूप में गठित करने की व्यवस्था प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? यहाँ पे अशोक मेहता, डॉक्टर इकबाल नारायण, बलवंत राय मेहता, जीवराज मेहता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 181। भारत में पंचायती राज के अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंचायती राज के अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे ये बताना है। ये थे आपके बलवंत राय मेहता, BR अम्बेडकर। तो आप सभी को पता है जो है पंचायती राज के अनुशंसा के लिए जो है त्रिस्तरीय समिति की प्रणाली के जनक कौन थे? बलवंत राय मेहता। इन्होंने ग्राम स्तर में 3 स्तरीय प्रणाली दिया था। 3 स्तर प्रणाली। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। जस्टिस कृष्ण अय्यर, जगजीवन राम, ये नहीं है, दोनों नहीं है। इसका राइट आंसर ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 182। निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? स्वायत्तता, लोक सहभागिता, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना। कौन सा वैशिष्ट्य नहीं है? तो जो नहीं जगाना ऐसा नहीं है। स्थानीय जो समुदाय है उनमें आत्मविश्वास को बढ़ाना ही इसका जो है लक्ष्य होता है। इसका जो सी ऑप्शन है ये जो है गलत हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 183। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश के प्रारंभ में की गई। हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो आप सभी को पता है कि जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में की गई थी और दूसरा था आपका आंध्र प्रदेश। ये 2 राज्य थे जहां पर सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश। संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन की सिफारिश की। इनकी सिफारिश के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। तत्पश्चात आंध्र प्रदेश ने भी इस व्यवस्था को अपने यहाँ लागू कर पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 184। पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में या राजस्थान में? ये बताना है किसमें जो है प्रवर्तित किया गया है। तो जो पंचायती राज सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में, वहां पर राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम इसे जो है प्रवर्तित किया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 185।
निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? ये बताना है आपको। अशोक राय मेहता समिति, अशोक मेहता कमेटी, जीबी के राव कमेटी, सरकारी आयोग में से कोई नहीं या एक से अधिक। ये आपको 63 बीपीएससी प्री एग्जाम 2017 में पूछा था ये क्वेश्चन को। और ये जो है किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की कोशिश की थी या सिफारिश की थी, तो वो थी आपकी अशोक मेहता कमेटी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 185 क्वेश्चन है आपको। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिए। हर क्वेश्चन और हर एग्जाम में पूछा भी जाता है। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु किया था, जिसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश की। उन्होंने न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखने ताकि इसका सभापति एक योग्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की सिफारिश की जाए। अगला प्रश्न 186, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के लिए अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जनोपयोगी सेवा, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। यह पर 63 बीपीएससी प्री एग्जाम 2017 में पूछा गया था। ये जो है इसमें जो सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव इस क्षेत्र में नहीं आता है, ठीक है। स्थानीय स्वशासन में सार्वजनिक क्षेत्र का रखरखाव नहीं आता है, जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जनोपयोगी, ये जो है तीनों चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन के स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा जनोपयोगी सेवा आते हैं, किंतु सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव नहीं आता। सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव कार्यपालिका क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 187, पंचायती राज प्रणाली की सूची में है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। पंचायती राज जो प्रणाली है यह आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। यह आपका राज्य सूची का विषय है पंचायती राज प्रणाली, ठीक है। भारतीय संविधान में 3 सूची है, कौन कौन सी है? पहली है संघ सूची, फिर दूसरी है राज्य सूची, पहली संघ सूची, दूसरी है आपकी राज्य सूची, तीसरी है आपकी समवर्ती सूची। ये जो है तीन सूचियां दी हुई हैं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। पंचायती राज प्रणाली राज्य सूची का विषय है। यह राज्य सूची की 5 प्रविष्टि, यह प्रविष्टि 5 का विषय है, याद रख सकते हैं। 188 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया? बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ये बताना है किस राज्य सरकार ने जो है ये किया था। बिहार ने भी किया हुआ 50% आरक्षण, उत्तराखंड ने भी किया है 50%, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, सभी 4 राज्य जो है इन्होंने 50% महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया है, ठीक है, और ये वैध किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नेक्स्ट 189 नंबर क्वेश्चन है, किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकाय में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। अभी जस्ट बताया बिहार, मध्य प्रदेश, केरल, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने तो किया नहीं है, तो जहां पे उत्तर प्रदेश है वो गलत हो जाएंगे। फिर आपका केरल ने भी नहीं किया हुआ है, तो केरल भी जहां पे है वहां गलत हो जाएगा। बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इन्होंने जो है किया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है? 61वां संविधान संशोधन बिल, 62वां संविधान संशोधन बिल, 63वां संविधान संशोधन बिल, 64वां संविधान संशोधन बिल। तो 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत हुई थी आपके 64वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाले 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधानिक शुरुआत मूलतः 64वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा हुई थी। इस बिल को तत्कालीन प्रधानमंत्री
राजीव गांधी ने मई 1989 में लोकसभा में प्रस्तुत किया। हालांकि यह विधेयक राज्यसभा में पारित न होने के कारण व्यपगत हो गया। तत्पश्चात 72वां संविधान संशोधन विधेयक 1991 संसद के दोनों सदनों से द्वारा पारित हुआ और ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में अधिनियमित हुआ। अगला प्रश्न है 191 नंबर, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है? 73वां, 71वां, 74वां या इनमें से कोई नहीं। तो संवैधानिक स्तर किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा यह जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 192, संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है राष्ट्रपति पर महाभियोग से, चुनाव आयोग की नियुक्ति से, शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों के आरक्षण से या पंचायती राज प्रणाली से? जो संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है यह आपको पंचायती राज प्रणाली से याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपको क्वेश्चन नंबर 193, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, न्यायिक पुनर्विवेचन, निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यायिक पुनर्विवेचन, भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपको क्वेश्चन नंबर 194, क्वेश्चन नंबर 194 दिया हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 194 दिया हुआ है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा या राज्यसभा में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में? जो है भारतीय संविधान में संशोधन के लिए जो विधेयक है ये किसी भी सभा में लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन, लोकसभा में या राज्यसभा में लाया जा सकेगा। संविधान संशोधन की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न 195, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था 1950, 1951, 1955 या 1958? प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में, भूमि सुधार आंदोलन के समय रूप में हुआ था। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन विधेयक 1951 में लाया गया। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15(1), 19(1), 19(2), अनुच्छेद 15(1), अनुच्छेद 19(1)(6), अनुच्छेद 19(2), अनुच्छेद 31, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 343 में संशोधन किए गए। इतने अनुच्छेदों पर जो है संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 196, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? 42वां, 44वां, 46वां या 50वां? 42वां संविधान संशोधन 1976 को जो है लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 197, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? जगजीवन राम, काका साहेब कालेलकर, बी.डी. शर्मा, बी.आर. अम्बेडकर? उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? यह पर 64 बीपीएससी 2018 में पूछा था। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? वो थे काका साहेब कालेलकर। ठीक है, अगला प्रश्न 198, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री या उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक? तो राज्य लोक सेवा आयोग, जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है उसके अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? राष्ट्र के राज्यपाल। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 199, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली वीपैट का संस्करण क्या है? ये बताना है। जो वीपैट होती है, सॉरी, वीवीपैट का संस्करण क्या है? वीवीपैट एक वोटिंग मशीन होती है। ठीक है, M1, Z1, M3 या Z3? उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक? जो भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट होती है उसका जो है M3 संस्करण हम लोग यूज करते हैं। M3 याद रखेंगे, M3। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 200, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में एक से अधिक। ये बताना है आपको कि जो है
इसमें जो है कौन पहले आता है, तो जो है इसको बताना है यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें जो है आपको बताना है, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ई ऑप्शन। क्यों? क्योंकि जो वरीयता अनुक्रम में केंद्र और राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक ऑर्डर से संबंधित होते हैं। इसलिए जैसे यूपीएससी का अध्यक्ष है तो किस रैंक का है, इससे संबंधित होना चाहिए। फिर मुख्य चुनाव आयुक्त, तो इस तरह से इनके कई रैंक होते हैं। जैसे कि देखेंगे वरीयता अनुक्रम, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस, केंद्र एवं राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारियों में रैंक एवं ऑर्डर से संबंधित है। इस समय वर्तमान जो है अधिसूचना 26 जुलाई 1979 को जारी की गई थी, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी को वरीयता क्रम में एक समान रखा गया था। कौन कौन से? भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त और यूपीएससी के अध्यक्ष, इनको जो है एक ही क्रम में रखा गया है, मतलब एक समान। ठीक है, एक समान जो है 9 का में रखा गया है। ठीक है, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपने न्यायिक क्षेत्र में 14वें तथा उसके बाहर 17वें क्रम पर रखा गया है। ठीक है, इस तरह से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसको उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको 14वें क्रम में रखा गया है। ठीक है, और भारत के बाहर 17वें में। तो इस और ये जो है तीनों सेम रैंक में है, तो इसमें जो है ये नहीं कह सकते कि किस कौन पहले आता है, इसलिए इसका राइट आंसर ई ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 201। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे तथा कार्यवाही, सरकारी ठेके, महान्यायवादी, व्यापार तथा वाणिज्य पर प्रतिबंध, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ये बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 है, ये आपका मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत वाद और कार्यवाहियां का उल्लेख है। अनुच्छेद 302 में व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति, और अनुच्छेद में 76 में भारत का महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों आज के प्रश्न यही था, और हम लोगों ने जो है 4 क्लास में, ये आपकी चौथी क्लास से 4 क्लास से हमने पॉलिटी को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आज से हमारी पॉलिटी कंप्लीट हो गई है। लगभग 200 क्वेश्चन हमने पॉलिटी के किए, तो हम ये पूरा रिवीजन हो रहा है। ठीक है, आपको फिर जब ये खत्म हो जाएगा तब मैं इसके आगे दूसरी मतलब स्पेशल लेके आएंगे। अभी ये जो है कंपाइलेशन है पूरी बीपीएससी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आगे जितनी भी वीडियो आएंगे सभी की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। और आप सभी जो है क्लास को लाइक जरूर कर दिया करें, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। बीपीएससी टीआरई का एग्जाम बीपीएससी जो टीआरई का एग्जाम है बहुत ही जल्द आने वाला है। आपकी एग्जाम डेट भी आने वाली है, कंफर्म हो गया है। 65,000 वैकेंसी आना है। ठीक है, तो इस बार वैकेंसी भी काफी अच्छी है, जरूर से मेहनत करिए और आगे बढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।